हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये हमारी चैप्टर 8 की सबसे पहली क्लास है। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। तो बड़े आसान शब्दों के अंदर बिजनेस फाइनेंस का मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और पैसे का यूज क्या होता है भाई साहब? पैसे के कारण हम फैक्ट्रियां खड़ी कर पाते हैं, पैसे के कारण हम अपने एम्प्लॉइज को पैसे दे पाते हैं, पैसा होने के कारण हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, दूर दूर की जगहों पर कस्टमर को हम रीच आउट कर पाते हैं, पैसा होने के कारण हम मार्केटिंग कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और इस पैसे को बोला जाता है बिजनेस फाइनेंस। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा पैसा हम ला कहां से सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लो कोई सा बिजनेस शुरू करना है, तो उस बिजनेस के अंदर मैंने पैसा डाल दिया, मान लो आपने भी पैसा डाल दिया, लेकिन बिजनेस को जो पैसा मिल सकता है आप और मेरे से वो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने गवर्नमेंट से लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट पे जाके हमने अपनी कंपनी को लिस्ट करा दी और हम लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, सीधी सी बात है। और वो पैसा कौन सी जगह से आ सकता है, क्योंकि बच्चों आप जोन सा भी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चूज करेंगे, यानी आप जोन सा भी जगह से आप पैसा उठाने की कोशिश करेंगे, उसके कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान होंगे। तो हम इस चैप्टर में वो फायदे और नुकसान को स्टडी करते हुए देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या और कहां से हम पैसा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस में यह बोला हुआ है कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और जो बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग तरीके से हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, चीजों को प्रोड्यूस करने में, मार्केटिंग करने में, कस्टमर को रीच आउट करने में, एम्प्लॉइज को पैसा देने में। इसीलिए हमने इस अपनी स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि बिजनेस फाइनेंस को ना बिजनेस का खून यानी ब्लड ऑफ बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर बिना खून के काम नहीं कर सकता ना, वैसे एक बिजनेस भी बिना फाइनेंस यानी बिना पैसे के काम नहीं कर सकता। तो आज पढ़ते हैं इसको। ये कह रहे हैं बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू फंड्स रिक्वायर्ड बाय बिजनेस फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है, बिजनेस फाइनेंस का मतलब यह है कि वो पैसा जो कि हमें बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होता है। आगे कह रहा है इट इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस एज नो बिजनेस कैन बी ऑपरेटेड विदाउट एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी बिजनेस फाइनेंस को लाइफ ब्लड भी बोला जाता है बिजनेस का, क्योंकि इसके बिना कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी किसी भी बिजनेस को पैसा कितने टाइप्स का चाहिए होता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, बिजनेस को दो तरीके का पैसा चाहिए होता है। एक पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगा रहेगा और दूसरा पैसा जो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे को एक वाटर प्यूरिफायर खरीदना है, तो वाटर प्यूरिफायर कितने का आ जाएगा? 5-10 हजार का आ जाएगा। तो यानी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, जिससे भी मैं उधार पे लूंगा, हाथों हाथ वापस कर दूंगा कुछ टाइम के अंदर ही। इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। मान लो मैंने 100 करोड़ का एक मशीनरी का प्लांट लगाना है, तो 100 करोड़ का जो पैसा इन्वेस्ट होगा बिजनेस में काफी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट होगा। तो कहने का मतलब है इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। तो इसका मतलब यह है कि जो शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस है, हम बच्चों उसको टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए पैसा, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लगता है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर को खरीदने के लिए पैसा लगता है। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, यानी काफी लंबे टाइम के लिए पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है। अब देखते हैं हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में क्या बोल रहा है। वर्किंग कैपिटल में बोल रहा है दीज आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस लाइक बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग सैलरीज, यानी आम मर्रा की जिंदगी के अंदर जो सा पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यूज फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स लाइक स्टॉक एंड रिसीवेबल्स। इसका मतलब यह है कि कुछ टाइम के लिए आपको क्या है, स्टॉक है, आपने स्टॉक खरीद के रख लिया, 3-4 महीने बेच के पैसा वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई। नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस टू बिजनेस ना बच्चों वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे कि सर्विस बिजनेस है, सर्विस बिजनेस जैसे मान लो कोचिंग का बिजनेस है, कोचिंग को स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा स्टॉक के अंदर पैसा फंसता नहीं है। वहीं पे अगर मैं देखूं कि मेरा मान लो क्लोथिंग का यानी कपड़ों का बिजनेस है, तो कपड़ों के बिजनेस में मेरे को स्टॉक बहुत सारा मेंटेन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्लोथिंग के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, कोचिंग बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी।
सीधी सी बात है। तो इसका मतलब हमें बिजनेस फाइनेंस बच्चों दो तरीके की नीड होती है, एक तो लॉन्ग टर्म नीड होती है, दूसरी शॉर्ट टर्म नीड होती है। तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी जिस जिस जगह से आप पैसा उठाओगे उसकी क्लासिफिकेशन दे रखी है। तो बच्चों इसमें ना तीन तरीके से हम अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है पीरियड के बेसिस पे आप सोर्स को क्लासिफाई कर सकते हो, यानी आप जिस जगह से पैसा ले रहे हो क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देगा, क्या वो मिड टर्म के लिए पैसा देगा, या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देगा। सीधी सी बात है, हर कोई मेरे को 10-10 साल के लिए पैसा थोड़ी देगा, कोई मेरे को 6 महीने के लिए देना चाहेगा, कोई मेरे को 3 साल के लिए देना चाहेगा, कोई बोलेगा जिंदगी भर रख लो यार क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब ये ऐसे क्लासिफिकेशन को हम बच्चों बोलते हैं पीरियड के बेसिस पे किया हुआ क्लासिफिकेशन। अगली चीज है ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का मतलब ये है क्या जो पैसा हमारे बिजनेस में आया क्या वो ओनर ने लगाया है या फिर ओनर ने किसी से बाहर वाले से यानी एक्सटर्नल किसी बंदे से लोन पे लिया है पैसा। तो कहने का मतलब पैसा आ कहां से रहा है, मालिक का पैसा है तो ओनर फंड, बाहर वाले का पैसा है तो आउटसाइडर फंड्स, सीधी सी बात है। तो बच्चों अगला है सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस। सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस का मतलब यह है कि आप ना पैसा जो ला रहे हो बिजनेस के अंदर वो जनरेट कहां से हुआ। तो इसके बच्चों दो तरीके होता है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इन दोनों में फर्क क्या वो समझना। मान लो कोई सा एक बिजनेस है जो अपने आप ही इतना पैसा लगा रहा है कि उसको बाहर वाले से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल कोई सा बिजनेस को 100 करोड़ रुपए का वो कैश जनरेट करता है प्रॉफिट के अंदर, तो कहने का मतलब अगर इसको 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट हुई ना तो ये किसी के पास जाके पैसा नहीं मांगेगा, ये बोलता है हमारे खुद के पास इतना पैसा है कि हम खुद अपना पैसा जनरेट कर लेते हैं। तो इसको बोला जाता है जनरेट आपने कहां से किया, खुद ने, इंटरनल जनरेट किया। दूसरा होता है बच्चों एक्सटर्नल जनरेट किया। एक्सटर्नल जनरेट किया का मतलब यह है किसी से लोन मांगा बाहर वाले से, तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल पैसा। ठीक है, तो अब अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पीरियड के बेसिस पे कितने डिवीजन है बच्चों, 3 डिवीजन है। पहला है लॉन्ग टर्म सोर्सेज, दूसरा है मिड टर्म सोर्सेज और तीसरा है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो बच्चों लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर क्या बोला हुआ है कि अगर आपके पास पैसा 5 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है ना उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्स बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यूज्ड फॉर पीरियड्स एक्सीडिंग 5 ईयर्स, यानी अगर 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म सोर्स बनता है। दीज आर सुटेबल फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक इक्विपमेंट, प्लांट एटसेट्रा, यानी अगर आपको मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर ये सारी चीजें खरीदनी है तो आप ये सोर्स ऑफ फंड में जाओ। आगे बोल रहा है मिड टर्म सोर्सेज। मिड टर्म सोर्सेज का टाइम पीरियड होता है बच्चों 1 साल से लेकर 5 साल तक। तो अगर इसमें यही लिखा हुआ है दीज आर यूज्ड फॉर पीरियड मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, 1 से 5 साल तक का इसका टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से उधार ले सकते हो, पब्लिक से उधार ले सकते हो, या फिर लीज फाइनेंसिंग करा सकते हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा सकते हो। ये सारे आपको 1 से 5 साल तक के लिए पैसा दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं मिड टर्म सोर्स। अगला है बच्चों शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर क्या होता है, इनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है, यानी 1 साल के अंदर आपको ये रीपे करना पड़ेगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है दीज आर नीडेड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी 12 महीने के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ता है। दीज आर यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स लाइक रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज, यानी अगर आपको स्टॉक खरीदना है 3 महीने के लिए वगैरह छोटे मोटे काम करने तो इसके लिए आप इस सोर्स ऑफ फंड्स में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन ले लिया, कॉमर्शियल पेपर से पैसा उठा लिया या ट्रेड क्रेडिट ले लिया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सीजनल बिजनेस नीडिंग फंड्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन, यानी ये जनरली शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स वो बिजनेस लेते हैं जिनका सीजनल काम है, यानी 6 महीने तो काम चलेगा और 6 महीने काम ठंडा रहेगा। तो जिस टाइम इनका काम नहीं चलता तो ऐसे में इसके पास पैसा कहां से आएगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा किसी से उधार लेके अपना काम चलाते हैं। तो बच्चों अब अपन अगली स्लाइड देखते हैं कि ओनरशिप के बेसिस पे कितने डिवीजन है। तो बच्चों ओनरशिप के बेसिस पे 2 डिवीजन है कि ओनर का पैसा है या बाहर वाले से किसी से आपने उधार पे ले रखा है पैसा। तो ओनर फंड्स में ये बोला हुआ है दीज आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स देमसेल्फ, यानी मालिक ने खुद का पैसा डाला है, उसे हम बोलते हैं ओनर फंड। दीज इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसमें 2 तरीके के फंड्स आते हैं, यानी पहला कैपिटल और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। अब अपन एक चीज बच्चों यहीं पे समझ लेते हैं कि कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स होता क्या है। तो सबसे पहली बात, कैपिटल वो इनिशियल पैसा होता है जो कि किसी मालिक ने अपने बिजनेस में डाला होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक परचून की दुकान खोली, तो परचून की दुकान को स्टार्ट करने के लिए आपने जो सा पैसा डाला ना उसको बोला जाता है कैपिटल। ठीक है, अब सर रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। रिटेन्ड अर्निंग का एग्जांपल देखो, मान लो आपने अपनी परचून की दुकान को शुरू करने के लिए 10 लाख का रुपया डाला था। ठीक है, आपने 10 लाख रुपया डाला और अब क्या होता है धीरे धीरे आपने हर साल मान लो 2 लाख का प्रॉफिट कमाया और आप ये 2 लाख का प्रॉफिट ना घर नहीं लेके गए, आपने कहा कि मैं इसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा, यानी मेरा पैसे से कमाए हुए पैसे को मैं घर पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको बिजनेस में ही वापस इन्वेस्ट करूंगा। तो बच्चों ये जो 2 लाख रुपए है ना इसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब यह है कि वो कमाया हुआ पैसा जो मालिकों ने बिजनेस में ही छोड़ दिया वो कह रहे हैं कि बिजनेस में लगाओ, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 2 तरीके से मालिक अपना पैसा बिजनेस में लगाता है। सबसे पहले तो इनिशियल कैपिटल, दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग।
ठीक है जी। आगे बोल रहे हैं दीज फंड्स आर नॉट रिफंडेड ड्यूरिंग द बिजनेस लाइफ, यानी इनको वापस देने की जरूरत नहीं होती। सीधी सी बात है, मालिक क्यों अपना पैसा निकालेगा बिजनेस में से। आगे बोला हुआ है बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब है यही दीज आर रेज्ड वाया लोन्स और बोरोइंग्स, किसी से उधार पे लिया होता है आपने पैसा। दीज मस्ट बी रीपेड विद इंटरेस्ट, यानी आपको ये ब्याज समेत वापस करना पड़ता है। आगे बोला दीज में बी सिक्योर्ड, यानी अगर आप किसी से बैंक से लोन लेते हो तो कई बार वो कोई चीज आपसे गिरवी रखवाते हैं। तो कहने का मतलब बोरोड फंड्स के अंदर हमने एक चीज खास देख ली कि आपको कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत पड़ सकती है, पर वहीं पे ओनर फंड की अगर अपन बात करें इसमें गिरवी रखने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। आगे बच्चों सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस पे हमने दो तरीके से डिवाइड किया था। सबसे पहला था इंटरनल सोर्स और दूसरा था एक्सटर्नल सोर्स। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। इंटरनल सोर्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जोन सा पैसा बिजनेस खुद से जनरेट कर रहा है उसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स। तो बच्चों इंटरनल सोर्स में बोला हुआ है दिस इज जनरेटेड विद इन द बिजनेस, बिजनेस ने खुद ने जनरेट किया है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको करवा के चुका हूं रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग भी इंटरनल सोर्स है, ठीक है। आगे बोल रहा है लिमिटेड इन अमाउंट एंड सूटेबल्स फॉर स्मॉल नीड्स। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी ना एक लिमिट होती है, आप कितना खुद से जनरेट कर लोगे पैसा। पिछले एग्जांपल में अपने परचून की दुकान खोली थी जिसमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक और परचून की दुकान खोलनी है जिसमें मेरे को 12 लाख रुपया चाहिए, तो कहां से आएगा इतना पैसा। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंटरनल सोर्स होता है ना, इसकी कोई लिमिटेशन होती है। आसान शब्दों में मेरी बात सुनो कि घर वालों से कितना रुपया मांग लोगे, उनकी भी तो कोई लिमिट होगी ना। तो उसी तरीके से आप खुद के बिजनेस से कितना पैसा कमा लोगे, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो जनरली आप जो पैसा खुद के बिजनेस से जनरेट करते हो ना, उसको छोटे मोटे कामों में लगाया जाता है। जनरली देखा गया है कि बिजनेसमैन ना ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं करते रिटर्न अर्निंग से, क्योंकि इतना पैसा होता ही नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट करेगा कहां से। आगे बोला हुआ है बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब यह बाहर वालों से जो पैसा उठाते हैं। दीज आर रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज लाइक इन्वेस्टर से उठा लिया, बैंक से उठा लिया, सप्लायर से उठा लिया। दीज आर यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ आर रिक्वायर्ड, यानी जब भारी भरकम पैसा चाहिए तब आप बाहर वालों के पास जाते हो कि हमें पैसा दे दो, हमारे बिजनेस को या तो लोन दे दो या हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब बच्चों हमने तो कर लिया कि कितने तरीके के सोर्स ऑफ फंड्स होता है, उसको हमने क्लासिफिकेशन किया था, पर अब हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कितने तरीके के हैं। तो बच्चों आपके सिलेबस में है 10 तरीके के सोर्सेज ऑफ फंड्स, और एक एडिशनल तरीका है जो कि है इंटरनेशनल बोरोइंग्स, यानी आप कई बार क्या करते हो, इंडिया से बाहर से पैसा उठा के लाते हो। सबसे पहली कंपनी कौन सी थी जिसने इंडिया से बाहर से पैसा उठाया था? रिलायंस। रिलायंस ने सबसे पहली बार बाहर से पैसा उठाया था। तो एक तो इंटरनेशनल जो बोरिंग्स करते हो वो करेंगे अपन, और अभी के लिए हम ये 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कवर करेंगे। आज की क्लास में सारे नहीं करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ 1-2 करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला बच्चों हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जो कि है रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब बिजनेस खुद से पैसा कमाता है और उस पैसे को मालिक घर पे ना लेके जाके बिजनेस के अंदर वापस से इन्वेस्ट करता है, इसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग में यही लिखा हुआ है बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग रेफर टू पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर बट इट इज कैप्ट इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज। यानी ये वो पैसा है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बिजनेस के अंदर रखा गया कि भाई साहब फ्यूचर में इस पैसे को यूज करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल फाइनेंसिंग, इसका पहला नाम है इंटरनल फाइनेंसिंग, दूसरा नाम है सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी इसको 3 नामों से और जाना जाता है, ये उसके 3 नाम है। आगे बच्चों हमें दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग्स के फायदे यानी मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला मेरिट तो ये है कि ये परमानेंट सोर्स है, यानी आपको ये वापस करने की जरूरत नहीं है। जैसे बैंक वाला तो आ जाएगा भाई साहब 2-3 साल बाद कि हमें पैसा दो वापस, पर रिटेन्ड अर्निंग को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक जनरली देखा गया बिजनेस से पैसा वापस नहीं निकालता। और क्या फायदा हो सकता है? पहली बात ये थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता है, इस पर ब्याज देने की जरूरत नहीं होती। और तीसरी बात खुद का पैसा है, जहां मर्जी लगाएंगे, हमारी मर्जी, हम कहां मर्जी लगाएं इसको, तो थोड़ा सा आप रिस्क ज्यादा ले पाते हो इस पैसे पे। तो अपन इसको रीड करते हैं। सबसे पहले परमानेंट सोर्स, यानी आपको रीपे करने की कोई टेंशन नहीं होती। दूसरा है नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी अगर आप बैंक से या फिर शेयर मार्केट से पैसा उठाने जाओगे तो पैसा लगेगा उसको उठाने के लिए, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देने पड़ेंगे, लीगल फीस देनी पड़ेगी। इसमें कुछ भी फीस वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपका खुद का पैसा है, खुद ने कमाया है। आगे बोला गया ग्रेटर ऑपरेशनल फ्रीडम। ग्रेटर ऑपरेशनल फ्रीडम का मतलब यह है जहां आपकी मर्जी है वहां पे पैसे को लगाओ, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा आपको। तो इसमें यह बोला है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, आपको इंडिपेंडेंस भी ज्यादा होती है। आगे बोला इट एब्जॉर्ब्स अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, यानी अगर कल को बाय चांस कोई सा नुकसान हो जाए तो आपको ना दिक्कत
करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इकट्ठा काफी सारा पैसा पड़ा है। इसको ऐसे समझो कि जिस घर के अंदर सेविंग्स करी होती है ना ढंग से, उस घर को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती बुरे दिनों में। उसी तरीके से बिजनेस की भी तो ये सेविंग्स ही है बच्चों। रिटेन्ड अर्निंग वो पैसा जो आपने खर्चा नहीं, बिजनेस के अंदर ही रखा, तो इससे क्या होता है, बिजनेस को कभी झटका भी लगता है ना तो आराम से आप सह जाते हो, क्योंकि आपके सेविंग्स के नाम पर रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी है। आगे बोला गया इंक्रीजेस शेयर वैल्यू। इंक्रीज शेयर वैल्यू का मतलब यह है जिस बिजनेस के अंदर सेविंग्स बहुत सारी पड़ी है ना, तो ऐसे बिजनेस को बहुत पॉजिटिव नजर से देखा जाता है, इसलिए इसके ना शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है शेयर की। आगे बच्चों हम ये देख लेते हैं इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो बच्चे इसके 3 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला, मे डिससेटिस्फाई शेयर होल्डर, यानी जो शेयर होल्डर है उसमें कई बार देखा गया डिससेटिस्फैक्शन होती है, वो खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पैसा ही नहीं मिला खर्चने के लिए, आपने बिजनेस में रख लिया तो वो खुश नहीं है। तो कहने का मतलब एक्सेसिव फ्लोइंग बैक रिड्यूसेस डिविडेंड्स व्हिच मे अपसेट द इन्वेस्टर। कई बार इन्वेस्टर नाखुश हो जाता है। अगली चीज बोला अनसर्टेन सोर्स। अनसर्टेन सोर्स का मतलब यह आपको पता ही नहीं अगले साल कितना आएगा, तो कहने का मतलब आप ना इस पे रिलाय नहीं कर सकते 100%। अगली चीज बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इग्नोर कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर कर देते हैं का मतलब यह है कि कई बार फर्म्स क्या करती हैं, इस फंड को ना ढंग से यूज नहीं करती। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि अगर मेरे को किसी पैसे पे ब्याज देना पड़ेगा, मान लो 10%, तो मैं बड़ा सोच समझ के उस पैसे को खर्चूंगा, सीधी सी बात। पर अगर मेरे को ब्याज ही नहीं देना, तो देखा गया है कि ना कंपनीज इसको ढंग से मैनेज नहीं करती, तो एक तरीके से ना आपको पता नहीं होता पर एक इंटरनल नुकसान हो रहा होता है कंपनी को। तो कहने का मतलब यह है इनएफिशिएंट तरीके से आप ना रिटेन अर्निंग को मैनेज करते हो, ये जनरली देखा गया है। तो बच्चों हमारे अभी कुछ 9 के आसपास टॉपिक्स पढ़े हैं इसी चैप्टर के, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के, जो कि हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। आज की क्लास हम इसको यहीं पे ओवर करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर कोई सा डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, आई विल रिप्लाई यू बैक। बाय।